फहीमा थककर जमीन पर बैठ गई। छड़ी उसके हाथ से छूटकर गिर गई और एक हल्की सी आवाज हुई। उसका शरीर पसीने से तर और नीरस था। उसने अपनी हथेली से माथे से पसीने की बूंदें पोंछी और कई गहरी सांसें लीं। फिर उसने आंखें उठाकर सामने देखा। रिमांड में कोई मर्द जिंदा नहीं बच सकता। वहां एक लड़की 4 दिन से रिमांड पर है। वह उसके सामने कुर्सी से बंधी पड़ी है। 4 दिन में एक बार भी उसने टू शब्द नहीं बोला है। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, फिर भी वह दर्द से चीखी तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर को पीटा जा रहा हो। वह पत्थर जिससे खून बहता है पर मुंह नहीं खुलता। तभी इंस्पेक्टर तुषार वहां पहुंचे। तुषार को देखकर फहीमा ने दयनीय स्वर में कहा, अब और नहीं हो सकता। वह बिल्कुल भी बोल नहीं रही है। तुषार ने अनुभवी निगाहों से लड़की को कुछ पल तक देखा। फिर उसने घंटी आवाज में फहीमा से कहा, तुम जाओ। फहीमा सरक कर चली गई। तुषार एक कुर्सी लेकर लड़की के सामने बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूं। लड़की कुछ नहीं बोली। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुषार ने लड़की को तिरछी नजरों से देखा। उसने कहा, क्या तुम्हें अपने माता पिता याद है? लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं। उसके कटे हुए होंठ से खून टपक रहा था। आंखें गहरी काली थीं। उसकी आंखें लाल थीं। रिमांड पर लिए गए सभी आरोपियों का रंग ऐसा ही होता है। तुषार ने अपना भाव वैसा ही रखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने माता पिता याद है? लड़की ने सिर हिलाया। उसे याद आ गया। तुषार थोड़ा आगे झुका। लड़की ने बेबस निगाहों से उसे देखा। तुषार ने लड़की का हाथ खोला और खामोशी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हालांकि तुषार लड़की का नाम और सारी बातें जानता था, फिर भी उसने पूछा। उसे लगा कि लड़की बोल देगी। ये सच था। लड़की ने भारी आवाज में अपना नाम बताया। मैं पद्मजा हूं। पद्मजा तुषार के ऊपर झुक गई। तुषार ने जल्दी से उसका पीछा किया। उसने ऊंची आवाज में फहीमा को पुकारा, मिस फहीमा, जल्दी से इधर आइए। फहीमा और 2 अन्य लोग तेजी से पैदल दौड़े। 1929। हेमलता सुबह रशीद घटक के आने से बहुत नाराज थीं। वह बार बार कहती थीं, मैं पद्मा से अभी शादी नहीं करूंगी। मैं पद्मा को खूब पढ़ाऊंगी। फिर भी रशीदुद्दीन हर हफ्ते नई दुल्हन ढूंढने आता था। लड़की की उम्र क्या थी? सिर्फ 16 साल। शमसुल आलम की बेटी की शादी 24 साल की उम्र में हुई थी। पद्मा की शादी भी उसी समय होनी थी। पद्मा की शादी पद्मा की पसंद से होनी थी। हेमलता ने रशीद को न देखने का नाटक किया। रशीद ने आंगन में एक ढेला थूक दिया। फिर उसने हेमलता से कहा, समझती हो पद्मा की माँ, इस बार मैं जो दुल्हन ला रहा हूं वह एकदम हीरा है। हेमलता ने झुंझलाहट से जवाब दिया, मुझे अपनी बेटी के लिए दूल्हा नहीं चाहिए था। तुम बार बार क्यों आते हो? एक जवान औरत का घर पर रहना ठीक नहीं है। लड़की मेरी है, तुम मुझे समझने भी नहीं देते। हेमलता की आवाज में झुंझलाहट थी। राशिद ने बहुत कोशिश की, पर बात नहीं बनी। वह उलझन भरे चेहरे के साथ सड़क पर निकल गया। रोज कोई न कोई दूल्हा हाथ में पैसे लिए आता और कहता, अब मुझे मोर्शेद से एक बड़ा लड़की चाहिए। रशीद मन ही मन बुदबुदाया, क्या गैरम में और कोई लड़की नहीं है? मुझे सिर्फ एक लड़की से सबकी नजरों में क्यों रहना है? क्या मैं चाहूं तो सब कुछ पा सकती हूं? पूर्णा ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और पद्मजा को पुकारा, आपा, ये आपा है। क्या तुम स्कूल नहीं जा रही हो? आपा। पद्मजा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और किसी तरह कहा, नहीं। फिर उसने आंखें बंद कर ली और सो गई। पूर्णा निराश होकर अपनी मां के कमरे में आई। अम्मा, क्या तुम स्कूल नहीं जा रही हो? हेमलता। उसने बिस्तर झाड़ दिया और कठोर आंखों से पूर्णा को देखा। गुस्से से बोली, मैं जाऊं? मैं तुम्हें जाने को कहूंगी। पूर्णा ने सिर झुका लिया। हेमलता का सख्त आदेश था, लड़कियों को गंदी भाषा बोलने की शिक्षा नहीं दी जा रही, उन्हें शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए। पूर्णा को सिर झुकाते देख हेमलता प्रसन्न हुई। उसकी बेटियां मान्यता उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी, बहुत वफादार। उसने बिस्तर झाड़ा और कहा, पद्मा की तबीयत ठीक नहीं है। पेट दर्द के कारण वह सारी रात रोती रही है। उसे सोने दो। पूर्णा का किशोर मन समझ गया था कि पद्मा किस दर्द के लिए रो रही है।
उसे पता ही नहीं था कि वह उस रात अपने दादा दादी के घर पर थी। वह सुबह सुबह आ गई थी। दादा दादी के घर तक पैदल जाने में 5 मिनट लगते थे। पूर्णा को चुपचाप खड़ा देखकर हेमलता बोली, तुम जाओ, सिर झुकाकर जाओ और सिर झुकाकर ही आओगी। ठीक है अम्मा। पूर्णा कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद को ध्यान से देखा। फिर उसने पिछले महीने मेले से लाई हुई